सुप्रभात बच्चों, आपकी क्लास 12 हिंदी आधार की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2। इसमें आज हम गद्य खंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारी पहली लेखिका हैं महादेवी वर्मा। इनको पढ़ने से पहले एक बार आपके गद्य भाग में एक प्रेमचंद की हंस पत्रिका में प्रकाशित एक छोटा सा भाग दे रखा है, छोटा सा 2-4 लाइनें दे रखी हैं। मैं इसको पढ़ के आपको बताती हूँ कि किसके लिए, किस बात के लिए शिक्षा और स्वतंत्रता बच्चों को स्वाधीन बनाना चाहिए। क्या है, बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। स्वतंत्र होने के लिए काम करना ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि बाहरी दबाव की जगह हम में आत्म संयम का उदय हो। जैसे हमें कोई ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके काम ना कराए, हम में आत्म संयम हो। सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है। मतलब वो अपने आप ही अनुशासित रहता है, किसी को उसको कहने की ज़रूरत ना हो, जिसे किसी बाहरी दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ है। बच्चों को सिखाने के लिए उनसे उनकी उम्र के अनुसार, उनके उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ कार्य करने के उन्हें अवसर दिए जाने चाहिए। तभी तो वो स्वतंत्र सोचना, स्वतंत्रता से कार्य करना सीखेंगे। तो ये आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए आपको बताया है मैंने। पढ़ने के लिए था, ये समझने के लिए। अब महादेवी वर्मा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बच्चों, उनकी लिखी हुई संस्मरण को पढ़ने से पहले। कब हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म? 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा इनका काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता के बाद भारतीय संस्कृति के स्वर, इनके निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण या रेखा चित्र हैं। देखो, संस्मरण या रेखा चित्र क्या होते हैं? जब हम किसी भी रचना को पढ़कर, जैसे मैंने आपको काव्य में बिंब बताए थे ना, ऐसे जब गद्य भाग में हम पढ़ते हैं तो ये संस्मरण का मतलब तो जो उनके जीवन में घटित घटनाएं हैं उनकी उन्होंने याद की। और रेखा चित्र में क्या है, वो एक वैसा का वैसा खाका खींच जाता है कि कैसा हुआ होगा। इसमें हम अपनी आंखों के सामने उस चित्र को महसूस करते हैं। अब इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं महादेवी वर्मा जी को। तो देखिए कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं इनको। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किसके लिए? ये जो इनका यामा काव्य संग्रह है उसके लिए। कब मिला है? 1983 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। और सन 1956 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सन 1987 में इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। देखो, जन्म तो कब हुआ था? 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। निधन हुआ 1987 में इलाहाबाद में। अब थोड़ा सा और देखिए महादेवी वर्मा जी के बारे में। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है। कौन सा व्यक्ति? वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो। मतलब उसके हृदय में भी दया के भाव हो, साथ में उसकी सोचने समझने की उसमें शक्ति हो। वही व्यक्ति जीने योग्य है और वही संसार में सम्मान पा सकता है। और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में क्या हो? समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। साहित्य सेवा में भी उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया है, तो समाज सेवा में भी। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर वे अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में
निरंतर कार्य किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी और समाज कल्याण के क्षेत्र में भी। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। बहुमुखी प्रतिभा मतलब उन्होंने काव्य रचना भी की है, गद्य रचना भी की है और बहुत सारी विधाओं में उन्होंने लेखन कार्य किया है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में मानी जाती हैं। छायावाद के 4 मुख्य कवि लेखक हैं, जिसमें पंत, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और उसमें चौथा नाम आता है महादेवी वर्मा जी का। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती है। कविता और गद्य इन दोनों ही क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा क्या है? अलग अलग स्वभाव को लेकर सक्रिय हुई है। दोनों में उन्होंने अपने उनके 2 व्यवहार प्रदर्शित आलोक में आए हैं, प्रकाश में आए हैं। देखिए, कविताओं में तो उन्होंने क्या स्पष्ट किया है कि अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त किया है। इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती हैं वे। और अपने गद्य साहित्य में उन्होंने क्या किया है? अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ जो कि 1942 में प्रकाशित हुई थी, उस समय की अद्वितीय रचना है। अद्वितीय मतलब उसके समान कोई दूसरी रचना नहीं है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। स्त्रियों के बारे में उन्होंने उसमें लिखा है। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर देखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती। इतने साधारण हैं वो, बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी से लिए गए। लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारण में असाधारण तत्वों का संधान करते हैं। जिन समाज में जिस तबके की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, जिस बात की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, उन्होंने वहाँ से अपने क्या उठाए हैं? विषय उठाए हैं, अपने किरदार उठाए हैं। इस तरह समाज के शोषित और पीड़ित तबके को उन्होंने क्या किया? अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया। उनकी कहानियों के, संस्मरणों के सबके नायक कौन होते हैं? जो दलित शोषित तबका जो है ना, समाज का मजदूर वर्ग हो गया, गरीब लोग हो गए, है ना, ऐसे लोग उनको उन्होंने क्या बना दिया है? हीरो बना दिया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। जब हमारी जैसी कोई बात होगी तो हमको पढ़ने में उसमें इंटरेस्ट आता है ना, तो पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए ऐसे शोषित दलित लोगों को उन्होंने नायकत्व प्रदान किया, जिससे क्या है, लोगों ने उनकी रचनाओं को खूब पढ़ा और समझा और सबको वो कहानी अपनी सी लगी। तो ये तो हमने जाना महादेवी वर्मा जी के बारे में। अब ये जो आपके संस्मरण है भक्तिन, जिसको हमें पढ़ना है, थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं। ये जो भक्तिन है महादेवी जी की प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। क्या है ये? कौन सी विधा है ये? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो कहाँ पे संकलित है? स्मृति की रेखाएं में। बताया था ना आपको, 1942 में प्रकाशित हुई थी। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका, उनकी जो सेविका थी भक्तिन, के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बड़ा दिलचस्प खाका खींचा है। उसकी पर्सनालिटी को यहाँ उजागर किया है उन्होंने। महादेवी के घर के काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। किसने? भक्तिन ने।
कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम से भरे समाज। पितृसत्तात्मक मान्यताएं मतलब हमारा समाज कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है ना, जो परिवार में पिता होता है उसी की चलती है। तो उस समाज की ऐसे समाज की मान्यताओं और संसार कितना छल भरा है, कितना लोग धोखा देते हैं एक दूसरे को वो ऐसे समाज में, और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। ऐसी महिला है वो भक्तिन, उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल देने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है, हम पढ़ेंगे। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए मतलब जिधर ध्यान ही नहीं जाता, प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। कौन? महादेवी वर्मा जी, सेविका थी ना उनकी, और ये इसका व्यक्तित्व था जो अभी मैंने आपको बताया। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी, मतलब ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आई इसलिए वो अक्खड़ बन गई, अपनी अपनी चलाती थी हर चीज में, पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी, लेकिन महादेवी जी से बड़ा प्रेम रखती थी। बाकी सबसे लड़ाई झगड़ा भी कर ले, कुछ भी बोल दे, लेकिन महादेवी वर्मा जी से बड़ी आत्मीयता रखती थी। उस भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए इसको। ये सिर्फ एक भक्तिन की कहानी नहीं है, इस समाज में एक स्त्रियों का एक वर्ग ऐसा भी है जिसको यह कहानी अपनी लगेगी, यह संस्मरण अपना ही लगेगा। तो ऐसी सभी स्त्रियों को लक्ष्य करके उसने भक्तिन को नायकत्व प्रदान किया है इसमें महादेवी वर्मा जी ने। और इस संस्मरण को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़िएगा, और आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, एक्सप्लेन मैं अगली क्लास में करूँगी। ओके।